अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रिवीजन टेस्ट पेपर में 17 के केस लॉस के बारे में अपनी चर्चा, आरटीपी में 17 के केस लॉस के बारे में अपनी चर्चा। आरटीपी में 17 के केस लॉ में मैं आपको कुछ खास बात बताने के लिए जा रहा हूँ। आप अगर गौर करोगे तो आरटीपी में 17 में जितने भी केस दिए गए हैं आपके, वो सारे के सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो हमेशा लैंडमार्क डिसीजन माना जाता है, उसको लॉ का एक पार्ट माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को। और दूसरी इत्तेफाक की बात और दूसरी खासियत ये है कि इसमें ज़्यादातर केसेस जो आप आरटीपी में 17 में देखने के लिए जा रहे हो वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस करते वक्त आपको वो काम आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल रिलेवेंट नहीं है, बल्कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन सब चीज़ों की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिसमें आप देखोगे कि आपको ये केस लॉस काम आएंगे। तो ये आरटीपी में 17 की खासियत है कि सुप्रीम कोर्ट के मामले हैं, और दूसरा मामला क्या है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा। और तीसरा सबसे खासियत कि जब आप एग्जाम में अपीयर करते रहोगे, आप एग्जाम में जब एग्जाम में अपीयर करते रहोगे तब आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला है या फिर मद्रास हाई कोर्ट का या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट का। ठीक है, तो आपको केवल सुप्रीम कोर्ट याद रहेगा, बस आप आराम से लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब हम लोग इस केस के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बहुत पहले, मतलब सेकंड वीडियो में हमारी या फर्स्ट वीडियो में आपने करीमंगलम का केस देखा होगा, करीमंगलम ऑनरिया एमपीयू सैम्पू लिमिटेड का केस। तो एक करीमंगलम ऑनरिया पेंगल सैम्पू एमपीयू लिमिटेड का केस, इसके साथ मैंने आपको बताया था एसी भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट का केस। ठीक है, एसी भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट का केस, और उसके साथ मैंने आपको शीला क्रिश्चियन के केस के बारे में बताया था। शीला क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट का केस था वो आपका मद्रास हाईकोर्ट का मामला था, और ये भी आपका करीमंगलम का भी जो केस था वो आपका मद्रास हाईकोर्ट का मामला था, और एसी भक्ति स्वामी वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट का जो मामला था वो आपका ओडिशा हाईकोर्ट का मामला था। ठीक है, तो ये केसेस अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके ओवर रूल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट जजमेंट आया है, जो अभी हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, सुप्रीम कोर्ट का मामला, उसको ओवर रूल कर दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और केस याद दिलाऊंगा। उस केस में आपको याद दिलाऊंगा मैं क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी के बारे में। ये भी आपका पुराना सुप्रीम कोर्ट का मामला है। ठीक है, तो अगले केस को डिस्कस करते वक्त में मैं क्वीन एजुकेशनल सोसाइटी के बारे में बताऊंगा, क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट के मामले के बारे में। तो ये दो केस फिलहाल आप ध्यान में रखो। तो यहाँ पर क्या था, जो करीमंगलम वाला केस आपने देखा था, या शीला क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट वाला केस देखा था, या एसी भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट वाला केस देखा था, उन सब का इशू को आगे ले गया और आगे ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। वो सारे केसेस जो हैं उनका रेफरेंस लेते हुए करीमंगलम जो बोला था वो केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सवाल सेम था, जड़ कहां से स्टार्ट हुआ था? मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला, फुल बेंच का, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट को काफी शाबाशी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके जजमेंट को अपहेल्ड किया, और बाकी करीमंगलम, एसी भक्ति स्वामी वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट और शीला क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट सबके केस को ओवररूल कर दिया। ठीक है, तो जहां तक सुप्रीम कोर्ट में सवाल क्या उठता है, अगर मान लो कि आप स्पेसिफाइड अथॉरिटी को 12AA के तहत ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप एप्लीकेशन देते हो, तो 6 महीने के अंदर में उनको एप्लीकेशन को डिस्पोज करना पड़ता है, आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ता है, यानी कि डिस्पोज्ड ऑफ करता है। अब जहां तक बात आती है कि अगर 6 महीने के अंदर में एप्लीकेशन दिया, उसके 6 महीने के अंदर में कोई एक्शन नहीं लिया कमिश्नर ने, यानी कि आपने एप्लीकेशन दिया था ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन 6 महीने के अंदर में उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज्ड ऑफ नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपका 6 महीने बीतने के बाद, 6 महीने बीत गया, तब क्या आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा या फिर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन माना जाएगा इस 6 महीने बीतने के साथ? करीमंगलम का केस, और उसके बाद एसी भक्ति वेदांत चैरिटेबल स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट का केस, और उसके बाद शीला क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट का केस, सबने बोला था कि ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन या डीम्ड रजिस्ट्रेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखा, इलाहाबाद ने देखा कि गलती किसकी है। अगर मान लो कि
अगर मान लो कि वो लोग कमिश्नर ने गलती करी है और 6 महीने के अंदर में डिस्पोज ऑफ नहीं किया है तो उसके बदले में भी एसएससी को भुगतना पड़ता है, एसएससी को सफर करना पड़ता है। कमिश्नर कोई एक्शन नहीं लेता है जानबूझकर मान लो बदमाशी से अपनी, तो उस सिचुएशन में भुगतना किसको पड़ेगा? एसएससी को पड़ेगा। उसका ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं हुआ, ठीक है, उसको 11-12 का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब ऐसा करना गलत होगा। मतलब 6 महीने में अगर डिस्पोज्ड ऑफ नहीं किया, मतलब नॉन डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो उसका मतलब कि यहाँ पर डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लेना चाहिए। तो ये कहानी सुप्रीम कोर्ट के पास गई, मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की। यहाँ पर इशू आपको समझ में आ गया होगा। इशू यहाँ पर क्या हुआ? इशू है यहाँ पर कि क्या एप्लीकेशन का 12AA के रजिस्ट्रेशन किया एप्लीकेशन का अगर 6 महीने के अंदर में डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो क्या उसको डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा 6 महीने एक्सपायर होते के साथ? तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो 12AA का एप्लीकेशन होता है वो 6 महीने के अंदर में स्पेसिफाइड अथॉरिटी को क्या करना पड़ता है? डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। अगर नहीं किया तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा 6 महीने बीतने के इमीडिएट नेक्स्ट डे से। अब ये डीम्ड रजिस्ट्रेशन क्यों माना जाएगा? ये मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी इलाहाबाद हाईकोर्ट फुल बेंच के जजमेंट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये लोग सही बोल रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट सही लॉजिक लिया है। क्योंकि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना अगर चेक एंड कंट्रोल सही नहीं लगा सकता है, चेक एंड कंट्रोल में कमी रह गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, तो उस सिचुएशन में जो एसएससी जो एप्लीकेंट है उसको कहीं सफर ना करना पड़ जाए, उसको सफर करना उचित नहीं है। इसीलिए 6 महीने बीतने के साथ, ध्यान दे मेरी बात को, 6 महीने बीतने के साथ इमीडिएट नेक्स्ट डे से रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट हो जाएगा। अगर 6 महीने के अंदर में डिस्पोज ऑफ नहीं किया, इमीडिएट नेक्स्ट डे से रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट हो जाएगा। मतलब जिस दिन एप्लीकेशन दिया उस दिन से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। ध्यान रहे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, इमीडिएट नेक्स्ट डे से रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन 11 एंड 12 का जो एग्जेम्पशन मिलता है ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को, वो एग्जेम्पशन जो होगा वो एप्लीकेशन देने वाले फाइनेंशियल ईयर के इमीडिएट नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से मिलेगा। एप्लीकेशन देने वाले फाइनेंशियल ईयर के इमीडिएट नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके करीमंगलम के केस को ओवररूल करता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो आपका एनालिटिकल एबिलिटी चेक करता है। अगर आपको करीमंगलम का केस ख्याल है, नहीं तो कम से कम इतना याद रखो कि उड़ीसा हाईकोर्ट एंड मद्रास हाईकोर्ट का जो पुराना डिसीजन था उसको ओवररूल करते हुए और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को यहाँ पर अपहेल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 22 फरवरी 2016 को, अगर हो सके, अगर आप मई 17, ठीक है, या फिर नवंबर 17 में एग्जाम अपियर कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि ये 22 फरवरी 2016 यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन 2016 का मामला, ये 22 फरवरी 2016 को पब्लिश किया गया। तो ये 22 फरवरी 2016 डेट आप हो सके तो याद रखो। आपके जो कॉपी देखेंगे आपके एग्जामिनर, उनका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट केस है, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के मामले हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सेंट पीटर्स एजुकेशनल सोसाइटी के बारे में। सेंट पीटर्स एजुकेशनल सोसाइटी के बारे में मैंने आपको एक केस को दिखाया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बोला था अभी कि क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी का केस जो है वो आपको ध्यान में रखना है। क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी का केस जो है ध्यान में रखना है। मैं आगे एक केस आपको बताने वाला हूँ उसके रिस्पेक्ट में। तो मान लो कि क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी में क्या हुआ था, तो मैंने आपको, वो भी सुप्रीम कोर्ट का मामला था, ठीक है, और मैंने वहां पर आपको सोनम कपूर की फोटो दिखाई थी। सोनम कपूर जो है वो प्रेम रतन धन पायो मूवी में क्या थी? क्वीन थी। और वो क्या करती थी? एजुकेशनल सोसाइटी चलाती थी। अगर मान लो कि आप एजुकेशनल सोसाइटी चलाते हो, उसकी वजह से आपको 1023C का जो है एग्जाम्शन के लिए आप एलिजिबल हो, नोटिफाइड एग्जाम्शन के लिए एलिजिबल हो, लेकिन इंसिडेंटली आपका कुछ सरप्लस रह जाता है, कुछ थोड़े बहुत जो है आपके पास पैसे रह जाते हैं, ठीक है, मतलब गेन हो जाता है इंसिडेंटली, मतलब आपने जानबूझकर नहीं, प्रॉफिट आपका मोटिव नहीं है, एजुकेशनल सोसाइटी चलाना ही आपका मोटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी गलती से कुछ प्रॉफिट हो जाता है, तो क्या इस ग्राउंड पर आपका एग्जाम्शन डिनाई कर दिया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, केवल इंसिडेंटली प्रॉफिट अगर कमा लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर उनका मकसद प्रॉफिट कमाना है और आपका ऑडिट रिपोर्ट वगैरह से कहीं
कहीं ये पता नहीं चलता है कि इन्होंने ऑब्जेक्ट के लिए पैसे खर्च न करके पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे खर्च किए हैं, ठीक है, या फिर अदरवाइज कुछ पता नहीं चलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंसिडेंटली कुछ प्रॉफिट कमाना या सरप्लस कमाना ये जो होता है वो कोई गुनाह नहीं है। इसकी वजह से 1023C का एग्जाम्पशन जो है उसको रोका नहीं जाए। वो क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी का केस, जो भी केस मैं रेफरेंस ले रहा हूँ वो सब आपकी सेलेक्टेड केस की किताब में दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं सेंट पीटर्स एजुकेशनल सोसाइटी का केस। तो अभी अभी हम लोगों ने एक सोसाइटी का केस देखा एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, और दूसरा केस आप जहां तक बात करते हो सेंट पीटर्स एजुकेशनल सोसाइटी का केस। तो बाइबल में जो है सेंट पीटर की कहानी आती है, वो एक मछुआरे थे, ठीक है, और यहाँ पर बाद में वो क्या बन गए, सेंट बन गए, बाद में वो सेंट बन गए। तो सेंट पीटर्स एजुकेशनल सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो अब जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर सवाल क्या उठता है, यहाँ पर इशू क्या उठता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मैं क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी का रेफरेंस यहाँ पर लूँगा, इसकी वजह से मैंने वो केस आपको पहले ही याद दिला दिया। अब जहाँ तक बात करते हैं कि एसएससी क्या करता था, यहाँ पर जो सेंट पीटर्स एजुकेशनल सोसाइटी क्या करता था, जो मतलब कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट की ट्रेनिंग देता था। एसएससी क्या पढ़ाता था, तो कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड और इनके रिलेटेड सब्जेक्ट में जितने भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है, यानी कि स्किल का डेवलप करता था। कम्युनिकेशन स्किल, एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट की ट्रेनिंग देता था, और साथ में जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी देता था, यानी कि मान्यता भी देता था, डिप्लोमा की मान्यता और सर्टिफिकेट देता था। डिप्लोमा की मान्यता मतलब इनके कोर्स को जो करेगा उनको डिप्लोमा की मान्यता और सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर किताब कॉपी लेके नहीं पढ़ाता था, स्कूल कॉलेज का सिस्टम नहीं था, डायरेक्ट जो है आपको ट्रेनिंग दिया जाता था कि ऐड कैसे करना है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दी जाती थी और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता था। तो क्या ऐसी सिचुएशन में सवाल क्या उठा कि क्या 1023C इसके जो क्लॉज नंबर 6 होते हैं के तहत आपका पर्पस, एजुकेशनल पर्पस क्या माना जाएगा। आप पढ़ा तो नहीं रहे हो, आप प्रचार करना सिखा रहे हो, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दे रहे हो और साथ में सर्टिफिकेट दे रहे हो। तो असेसिंग ऑफिसर ने यहाँ पर बोला कि आपको 1023C का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो है एजुकेशन पर्पस नहीं कर रहे हो। छठा क्लॉज आप गौर से पढ़ो, ठीक है। और मान लो कि अब दूसरी गलती यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर ने इनकी नोटिस करवाई थी कि अगर मान लो कि मान भी लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि आप एजुकेशन पर्पस कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपने प्रॉफिट कमाया है, इंसिडेंटल प्रॉफिट कमाया है। अब इसी पॉइंट को तोड़ने के लिए क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी वाला केस सुप्रीम कोर्ट का मामला आपको याद रखना है कि इंसिडेंटली प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो ये बात गई सेंट पीटर्स एजुकेशनल सोसाइटी का केस अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो इशू क्या हुआ, पहला इशू कि आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है, आप कोई किताब कॉपी लेके पढ़ा नहीं रहे हो, यानी कि आपका पर्पस एजुकेशन का नहीं मान सकते हैं, असेसिंग ऑफिसर ने बोला। दूसरा कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो, इसका मतलब आपका पर्पस एजुकेशन का नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई हाई कोर्ट के डिसीजन को देखे और अपना भी डिसीजन देखा, जो उनका क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी का जो डिसीजन था उसको भी देखा। अब जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात ऑब्जर्व की कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि केवल स्कूल कॉलेज या फिर अदरवाइज किसी फॉर्मल मैनर में पढ़ाया जाए और केवल रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन कोर्स ही करवाया जाए। तो पहली बात कि एजुकेशन का मतलब बताया कि केवल एजुकेशन का मतलब स्कूल कॉलेज या फिर अदरवाइज कोई फॉर्मल मैनर में पढ़ाना नहीं होता है, और केवल रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन को करवाना ही एजुकेशन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो किसी का स्किल वगैरह सब डेवलप कर रहे हो, ट्रेनिंग वगैरह सब दे रहे हो, तो वो भी एजुकेशन में ही आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक और सेक्शन का रेफरेंस लिया, सेक्शन 1023C का क्लॉज नंबर 3AD, जो कि मैंने आपको क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी को बताते वक्त में पूरा बताया था, ये वाला सेक्शन। उसमें इसका रेफरेंस लिया गया था क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी। इसको ध्यान से पढ़ा तब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात का तोड़ दे दिया कि भाई एजुकेशन का मतलब क्या होता है। अब दूसरी बात का जो प्रॉफिट इंसिडेंटली कमाया है उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि मेन एक्टिविटी अगर एजुकेशन है तो सरप्लस अर्न होने को नहीं कहा जा सकता है कि प्रॉफिट मोटिव है। अगर मेन एक्टिविटी जो है वो आपका एजुकेशन है,
आप यहाँ पर जैसे ही मैं कोई केस बताता हूँ, आपको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको खुद से भी एक बार रीड करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 4 दिए गए हैं आपके आरटीपी का, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो। अब उसमें घुमा फिरा के एक ही बात कही गई है। पहला पॉइंट में बताया गया है कि मेन एक्टिविटी अगर मान लो आपका एजुकेशन है तो सरप्लस अर्न होने को नहीं कहा जा सकता है कि प्रॉफिट मोटिव है। आपका मेन काम यानी कि ऑब्जेक्ट क्लॉज तो प्रॉफिट है। सेकेंड कि प्रीडोमिनेंट टेस्ट जो होता है वो होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट मोटिव है कि नहीं है, आपको सबसे पहले ये चीज टेस्ट करना है, प्रीडोमिनेंट टेस्ट। अगर आपको ये पता चलता है कि भाई इनका मोटिव ही प्रॉफिट का नहीं है तो आप जो है 1023C का इनको एग्जम्पशन रोक नहीं सकते हो। दूसरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, सरप्लस होने और एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंतर बताया। तीसरे पॉइंट में जो सरप्लस इत्तेफाक से हो गया उसमें, और जो एक्टिविटी आप करते हो फॉर प्रॉफिट, उन दोनों में अंतर होता है। और चौथी बात बताई कि अपने सारे एक्सपेंडिचर को, जितने भी खर्चे होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उसको पूरा करने के बाद, उसको खर्च करने के बाद अगर इत्तेफाक से कोई सरप्लस बच भी जाता है तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो वो एजुकेशनल सोसाइटी है उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, कि भाई वो अल्टीमेटली एजुकेशन पर्पस के लिए काम ही नहीं करता है। और एक पॉइंट है, पांचवा पॉइंट भी है। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है कि अल्टीमेट टेस्ट है ऑब्जेक्ट क्या है ये जानना, एजुकेशन करना या फिर प्रॉफिट करना, अल्टीमेट टेस्ट क्या है। ठीक है, तो ये सारे कई सारे ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जो है जजमेंट देखने के बाद और सुप्रीम कोर्ट का खुद का मामला, क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी का मामला, दोनों पॉइंट पे, दो एस्पेक्ट, दोनों पॉइंट पे, एक आपका जो एजुकेशन या ट्रेनिंग जो होता है, मतलब उस पर जो ट्रेनिंग होता है वो भी आपका एजुकेशन ही कहलाएगा, और दूसरा क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी का रेफरेंस लेना। उसके बाद हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया, मतलब सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि आपका जितना भी मेमोरेंडम है इसका, ठीक है, इस सोसाइटी का जो मेमोरेंडम है वो इटसेल्फ बोलता है कि कभी भी आप फीस जो होता है वो जितना भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग पे खर्चा कर रहे हो, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया। ठीक है, पहला पॉइंट देखा हमने, दूसरा पॉइंट देखा, तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो यहाँ पर इनका मेमोरेंडम जो होता है, इनका जो मेमोरेंडम होता है, बाईलॉज जो है इस सोसाइटी का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फीस मैक्सिमम कितना कलेक्ट करोगे, फीस मैक्सिमम उतना ही कलेक्ट करोगे जितना ट्रेनिंग, हॉस्टल या फिर अदर एक्सपेंडिचर के लिए विद्यार्थियों पे खर्चा किया जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया सेंट पीटर्स एजुकेशनल सोसाइटी का एग्जम्पशन यहाँ पर रोका नहीं जाएगा। ठीक है, 1023C वाला एग्जम्पशन यहाँ पर रोका नहीं जाएगा। अगले केस की चर्चा हम लोग करते हैं, रॉयल्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, रॉयला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, रॉयला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी रॉयला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की फोटो दिखाई थी और मैंने आपको एक चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का केस, सुप्रीम कोर्ट का मामला बताया था 2015 का। ठीक है, तो सेलेक्टेड केसेस के बाद अगर आप ये आरटीपी की केस को कर रहे हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का मामला था। ध्यान रहे, सारे केसेस आप ऑलरेडी देख चुके हो, या तो उसको ओवर रूल किया गया है या कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, और मैं सारी चीजों को कनेक्ट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में इतना अगर एनालिटिकल आंसर आप लिखते हो, ठीक है, और अगर आपको केसेस के नाम याद होते हैं तो आपको पूरा का पूरा 4 में से 4 मार्क्स उठा के लाओगे। तो हम लोग रॉयला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक सुप्रीम कोर्ट के मामले 2015 का मामला था वो, ठीक है, चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। मैं आपको फोटो दिखाता हूं तो शायद आपको याद। तो मैंने आपको ये केस बताया था, सेलेक्टेड केसेस की केसेस बताते वक्त मैंने आपको बताया था चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का केस 2015 का सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अब सेम मामला वापस से यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ध्यान रहे, ये चेन्नई एक्सप्रेस की फोटो मैंने दिखाया था, मैंने बोला था कि ये जो है शाहरुख खान जो था, जब इनकी शादी हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद ये क्या करता है, इनकी तो दोस्ती हो जाती है। तो तंगाबली के साथ जो है, तंगाबली जिससे इसकी पहले शादी होने वाली रहती है और शादी टूट के शाहरुख खान से शादी हो जाती है, ठीक है, तो तंगाबली के साथ ये बिजनेस स्टार्ट कर देता है, चेन्नई प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड करके कंपनी बनाता है। ठीक है, उसमें बिजनेस स्टार्ट कर देता है। उस जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसके मेमोरेंडम में ही लिखा हुआ रहता है कि प्रॉपर्टी को खरीद कर किराए पर देने का काम है। तो क्या प्रॉपर्टी को खरीद कर किराए पर देने का जो बिजनेस ही करता है उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज में ही लिखा हुआ है, वो बिजनेस इनकम माना जाएगा कि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम माना जाएगा। तो हमने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड किया था सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद हम लोगों ने जजमेंट लिया था कि बिजनेस इनकम माना जाएगा। अब सेम केस यहां पर आपका आता है रॉयला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का केस। तो रॉयला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और चेन्नई प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड दोनों सुप्रीम कोर्ट का मामला है। दोनों में ऑब्जर्वेशन लगभग एक जैसा और दोनों में जजमेंट लगभग एक जैसा।
तो ये रयाला कॉरपोरेशन आपका प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है चेन्नई प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट का मामला 2015 का। एसएससी जो था, एसएससी कंपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देने का, रेंट पर देने का बिजनेस करता था और रेंटल इनकम को बिजनेस इनकम बोलकर पीजीबीपी हेड में डाल दिया, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में डाल दिया। एसेसिंग ऑफिसर ने बोला कि हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर देना कभी भी पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होता है। अब ये बताना है कि कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा। ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट ने रयाला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट चेन्नई प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफरेंस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एसएससी कई एक्ट का पहले जमाने में जब ये शुरू हुआ था धंधा रयाला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का, तो इनके पास जो थी वो कई सारी एक्टिविटी थी, लेकिन अब सारी एक्टिविटी को ये बंद कर चुके हैं और केवल अब प्रॉपर्टी को लीज आउट करने का मतलब काम करते हैं, प्रॉपर्टी को एक्वायर करके रेंट पर देने का काम करते हैं। उसके बाद दूसरा चेन्नई प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का रेफरेंस लिया और बोला कि अगर कंपनी का मेन बिजनेस ही प्रॉपर्टी का लीज आउट करने का है, यानी कि किराया कमाने का है, तो रेंट का जो इनकम होता है वो बिजनेस इनकम कहलाएगा, न कि बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा। अब जो ये रयाला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है, इससे आप ये रॉयल चैलेंज या फिर रॉयल इनफील्ड जो आप या फिर ये होटल भी है, ठीक है, तो इन सबसे जो है कनेक्ट करके आप किसी तरह याद रखो रयाला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट का मामला 2015 का, ये तो आपको याद रखना ही है। तो दो बातें यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो और कंक्लूड कर सकते हो कि पीजीबीपी इनकम ही इसका कहलाएगा। अब हम लोग अगले केस की बात करते हैं। अगला केस है आपका सासुन केमिकल एंड ड्रग्स लिमिटेड, सासुन केमिकल एंड ड्रग्स लिमिटेड, ये भी सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अब क्या हुआ था इस केस में, यहाँ पर बोनस का पेमेंट जो होता है, जो बोनस एम्प्लॉय का ड्यू रहता है, पहले इस सासुन केमिकल एंड ड्रग्स लिमिटेड ने एक ट्रस्ट को दिया था और वो अमाउंट जो होता है ट्रस्ट बाद में जाकर एम्प्लॉय को पे करती है, सासुन केमिकल एंड ड्रग्स लिमिटेड के एम्प्लॉय को बाद में जाकर पे करती है, लेकिन जो स्टिपुलेटेड ड्यू डेट होता है उससे पहले पेमेंट कर देती है। मतलब ये कंपनी डायरेक्टली अपने एम्प्लॉय को बोनस ना देकर ये पास ऑन करवाती है, ट्रस्ट के थ्रू पास करवाती है, लेकिन ट्रस्ट अच्छा काम करता है कि स्टिपुलेटेड ड्यू डेट के अंतर्गत ही जाकर वो एम्प्लॉय लोगों को उसका बोनस दे देता है। अब असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि 36 सबसेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 2 को अगर ध्यान से पढ़ें तो भले ही जो बोनस एम्प्लॉय लोगों को अल्टीमेटली मिल गया है, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयर ने तो नहीं दिया है ना, ट्रस्ट ने दिया है, ट्रस्ट के थ्रू पास ऑन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको डिनाई कर दिया गया, बोला गया कि आपने पेमेंट नहीं किया है, आपको हम लोग 36(1) के 2 के तहत, 36 सबसेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 2 के तहत हम आपको डिडक्शन नहीं दे सकते हैं बोनस पेड टू एम्प्लॉय का, ठीक है। तो जैसा कि आपको याद होगा 36 सबसेक्शन 1 में का क्लॉज नंबर 2, 36 सबसेक्शन 1 में लिस्ट दिए गए हैं स्पेसिफिक डिडक्शन के रिस्पेक्ट में कि क्या क्या डिडक्शन आपको मिलेगा, जिसमें एक बोनस का भी आइटम था। क्लॉज नंबर 2 में बोनस का आइटम था जो कि सब्जेक्ट टू 43B का सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B होता है। मतलब क्या कि एक्चुअल पेमेंट पर भी आपको उसका डिडक्शन मिलता है। अब यहाँ पर बोला गया, असेसिंग ऑफिसर ने इनका ये डिडक्शन जो होता है वो डिनाई कर दिया और बोला कि हम आपको नहीं दे सकते हैं, भले ही स्टिपुलेटेड ड्यू डेट तक एम्प्लॉय के हाथ में बोनस पेमेंट हो चुका है, 43B का हवाला आप दे सकते हो, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है, ट्रस्ट ने पेमेंट किया है और एक्चुअल पेमेंट आपके हैंड से नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने असेसिंग ऑफिसर को फटकार लगाई, बोली कैसे कैसी बातें करते रहते हो आप, मतलब आपका दिमाग कहाँ रहता है असेसिंग ऑफिसर साहब। इस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और उसके बाद बोला कि जो 36(1) का जो डिडक्शन होता है, 36 सबसेक्शन 1 का जो डिडक्शन होता है उसका क्लॉज नंबर 2 बोनस के बारे में बताता है। ये बातें ऑब्जर्व की, एक्चुअली जो प्रोविजन होता है उसको कोर्ट पहले ऑब्जर्व करती है, ठीक है। तो आप आराम से लिख सकते हो कि कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि 36 सबसेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है। लॉ भी जो है उसको भी ऑब्जर्व करता है, जो भी कोर्ट होता है। उसके बाद देखा कि 43B का सब्जेक्ट होता है, यानी कि एक्चुअल पेमेंट पर डिडक्शन मिलता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ड्यू डेट से पहले अगर पेमेंट कर दिया गया है, ठीक है, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखा जाएगा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखा जाएगा, मतलब सच्चाई को ये देखा जाएगा, ठीक है। सब्सटेंस
तो इसी कंसेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया। कंसेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उस सिचुएशन में बोनस का डिडक्शन जो होगा वो बोनस जो होता है अल्टीमेटली एम्प्लॉय को पेमेंट कर दिया गया है, वो भी बिफोर स्टिपुलेटेड ड्यू डेट। इसका मतलब क्या हुआ कि असेसिंग ऑफिसर का 40A सबसेक्शन 9 के तहत डिसअलाउ करना गलत है, ये बोलकर कि बोनस का एक्चुअल पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयर ने एक्चुअल पेमेंट नहीं किया है, ये बोलना गलत है, ठीक है। तो ये था आपका शासन केमिकल एंड ड्रग्स लिमिटेड का केस। मैंने जो कुछ भी बताया आप जस्ट एक बार उसको खुद से रीड करोगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वीएस डेम्पो कंपनी लिमिटेड का केस, वीएस डेम्पो लिमिटेड कंपनी का केस। तो ये जो आदमी दिख रहा है आपको, ये आपका पहले वो खिलाड़ी था, ठीक है, डेम्पो टीम का ये पहले खिलाड़ी था, बाद में वो टेम्पो चलाने लगा, तो डेम्पो से ये बन गया टेम्पो, ठीक है। तो वीएस डेम्पो कंपनी लिमिटेड, इसने एक टेम्पो की कंपनी बना दी, लेकिन इसको इस नाम से बहुत प्यार था इसीलिए इसका नाम ही था वीएस, ठीक है, वेरी सिंपल डेम्पो कंपनी लिमिटेड। तो वीएस डेम्पो कंपनी लिमिटेड 2016 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का केस के साइटेशन के साथ आपको याद रखना है, कम से कम आरटीपी का केस और रिसेंट केस जो होता है वो कोशिश आपको करनी है साइटेशन के साथ याद रखने के लिए, जो आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकता है मार्क्स स्कोर करने में। तो वीएस और इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ेगा आपका, मतलब आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने अच्छी तरीके से मेहनत की हुई है। तो वीएस डेम्पो कंपनी लिमिटेड 2016 का मामला सुप्रीम कोर्ट का। अब ये भी मामला कोई नया नहीं है, आप पहले ही देख चुके हो। एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था एस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, एस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला था। अब जहां तक बात करते हैं कि एस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला, तो मान लो ये जो टेम्पो चलाता था, ये डेम्पो जो है वो टेम्पो चलाता था, तो उससे क्या करता था कि एस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को जो सामान होता है उसका सीमेंट वगैरह सब वो पहुंचा के देता था। एस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को बॉम्बे में सामान टेम्पो से पहुंचा के देता था ये आदमी। तो वीएस डेम्पो कंपनी लिमिटेड, एस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, कम से कम बॉम्बे हाईकोर्ट को आपको अब उम्मीद है कि याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है, कि बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला इसका रेफरेंस लिया था यहाँ पर। अब जहाँ तक बात करते हैं कि वीएस डेम्पो कंपनी लिमिटेड, इस केस की बात करते हैं तो ये भी केस आपने पहले से देखा है। जो एसएससी था उसका डेप्रिसिएबल एसेट्स था। डेप्रिसिएबल एसेट्स मतलब ऐसा एसेट्स जिस पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाता है या किया जा सकता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएबल एसेट्स था। अब डेप्रिसिएबल एसेट्स को 36 महीने से ज़्यादा होल्ड करके रखा था, और आपको पता है कि जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है और 54EC का जो स्पेसिफाइड बॉन्ड होता है, यहाँ पर NHAI का बॉन्ड या फिर RECL का बॉन्ड, RECL का बॉन्ड, इस स्पेसिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है विद इन टाइम, यानी कि 6 महीने के अंदर डेट ऑफ ट्रांसफर से। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर में अगर स्पेसिफाइड बॉन्ड में जो भी पैसा आपको मिलता है मतलब उसको आप इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या होता है, उस सिचुएशन में आपको डिडक्शन मिल जाता है, 54EC के तहत डिडक्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठा कि असेसिंग ऑफिसर ने बोला क्योंकि डेप्रिसिएबल एसेट्स को जब भी आप ट्रांसफर करते हो तो कैपिटल गेन चैप्टर में सेक्शन नंबर 50 पढ़ा होगा, उसके हिसाब से हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है सेक्शन 50 के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को ट्रांसफर करने पर जो पैसा आपको मिला है उसको आपने अगर 54EC का बॉन्ड खरीद लिया फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि सेक्शन 50 के हिसाब से वो कैपिटल एसेट्स आपका लॉन्ग टर्म होते हुए भी लॉन्ग टर्म नहीं कहा जा सकता है सेक्शन 50 की वजह से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठा, सबसे पहले इशू क्या हुआ वो आपको समझ में आ गया होगा कि एसएससी 36 महीने से ज़्यादा डेप्रिसिएबल एसेट्स जो है बेचारा होल्ड करके रखा था। जब उसको वो ट्रांसफ़र करता है तो स्पेसिफाइड टाइम यानी कि 6 महीने के अंदर में जो आपका क्या बोलते हैं 54EC का जो स्पेसिफाइड बॉन्ड है उसको खरीद कर डिडक्शन क्लेम करता है। असेसिंग ऑफिसर उसका डिडक्शन रिजेक्ट कर देता है, ये बोलते हुए कि आपका डेप्रिसिएबल एसेट्स है, यानी कि सेक्शन 50 के हिसाब से उसको हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 36 महीने से ज़्यादा क्यों नहीं होल्ड करके रखा हुआ है, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स ही माना जाएगा। तो क्या ये मामला उचित है? In case where depreciable assets held for more than 36 months is transferred, can benefit of exemption under 54EC
be claimed if the capital gain on sale of such assets are reinvestment into long term specified assets within a specified time। तो इशू ये था, ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट को फिर से असेसिंग ऑफिसर पर गुस्सा आ गया, बोला गजब मुंह उठा के आ जाते हो जब देखो तब। एस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का केस का उसने रेफरेंस लिया, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला, इसका रेफरेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, जो 2006 के बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला था। उसमें ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 50 का जो प्रोविजन होता है, ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं, जो सेक्शन 50 के प्रोविजन के बारे में ऑब्जर्व किया गया कोर्ट के द्वारा, सेक्शन 50 का जो आपका प्रोविजन होता है वो स्पेशल प्रोविजन होता है, स्पेशल, ठीक है, ये स्पेशल प्रोविजन होता है, ठीक है। अब ये जो स्पेशल प्रोविजन होता है वो डेप्रिसिएबल एसेट्स की कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन 48 एंड 49 के रिस्पेक्ट में लीगल फिक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये स्पेशल प्रोविजन ऐसा होता है जो कि डेप्रिसिएबल एसेट्स के रिस्पेक्ट में केवल और केवल कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन 48 और 49 में लीगल फिक्शन क्रिएट करता है। मतलब बाकी केस में, बाकी जगह पर इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी ये लीगल फिक्शन अप्लाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने समझाई असेसिंग ऑफिसर भाई साहब कि जब भी लॉ में कोई फिक्शन क्रिएट किया जाता है तो उसको कन्फाइंड किया जाता है, कन्फाइंड किया जाता है, ठीक है। उसके पर्पस को बताया जाता है कि भाई स्पेसिफिकली किस सेक्शन के पर्पस के बारे में हम बोल रहे हैं। और 54 ईसी में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि सेक्शन 50 में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि सेक्शन 50 के प्रोविजन यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। और तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि जो सेक्शन 54 ईसी होता है वो आपके डेप्रिसिएबल एसेट्स और नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स में फर्क करने के लिए नहीं बोलता है, वो डायरेक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बोला है। इसका मतलब यहाँ पर 36 महीने से ज़्यादा होल्ड करके रखा था तो भले ही डेप्रिसिएबल एसेट्स था, उसके बावजूद भी 54 ईसी का डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू कंडीशन कि 6 महीने के अंदर में NHAI का बॉन्ड या फिर RECL का बॉन्ड जो है वो खरीद लिया हो डेट ऑफ ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर में। इस तरह से VS डेम्पो कंपनी लिमिटेड का ये डेम्पो का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। अगला केस आता है आपका मेघालय स्टील्स लिमिटेड का केस। दोस्तों अगर आपको याद होगा मेघालय स्टील्स लिमिटेड का केस मैंने एक और आपको बताया था, सन ऑफ सरदार, ठीक है, सन ऑफ सरदार वाला। अब जहां तक बात करते हैं शिवदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और मेघालय स्टील्स लिमिटेड, वहां पर अलग मामला था और उस मामले का भी रेफरेंस हम लोगों को लेना है क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपका एक केस आने वाला है सुब्रता रॉय का केस, सुब्रता रॉय का केस, वहां पर मैं रेफरेंस लूंगा। मैं फिर से आपको फोटो दिखा देता हूं पिछले केसेस के बारे में। और ये मेघालय स्टील्स, इसका नाम ही इत्तेफाक से मामले, बाकी मामला अलग है, दोनों मामला अलग है, लेकिन फिर से मैं फोटो दिखा देता हूं। अब ये मेघालय स्टील्स लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट का 2015 का मामला है। सेलेक्टेड केस में मैंने आपको मेघालय स्टील्स लिमिटेड का एक केस बताया है। अभी जो हम लोग मेघालय स्टील्स लिमिटेड का जो सुप्रीम कोर्ट का मामला देखने जा रहे हैं वो मैटर अलग है और ये वाला मैटर अलग है। भले ही इसका मेघालय स्टील्स नाम है, उसका भी आपका केस जो है अभी हम लोग देखेंगे वो भी मेघालय स्टील्स नाम है, उसका सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अब जहां तक बात करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि क्या हाईकोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू करने का, अपने खुद के जो जजमेंट होते हैं अर्लियर ऑर्डर को रिव्यू करने का। ये केस में भी अभी थोड़ी देर के बाद लेने वाला हूं, ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैं इसका भी रेफरेंस लेने वाला हूं। इसलिए दो वजह से मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्योंकि एक नाम है सेम टू सेम और दूसरा कि आपका ये मामला हम लोग फिर से देखने वाले हैं, ठीक है। दूसरा मामला सुब्रता रॉय का केस में हम लोग फिर से देखने वाले हैं। अब ये मेघालय स्टील्स लिमिटेड में मैंने आपको कहानी सुनाई थी, ये किस केस पर आधारित था, शिवदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर कहानी सुनाई थी सलमान खान की, यहाँ पर सन ऑफ सरदार की, यानी कि अजय देवगन की कहानी। अजय देवगन की जो वाइफ होती है वो कौन होती है, वो सोनाक्षी होती है, जैसा कि मूवी में आपने देखा है। तो अजय देवगन जो था इसका नाम ही शिव था, ठीक है, शिवदेव सिंह, शिव था इसका नाम ही। ये शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और ये मेघालय उनका दर्शन करने के लिए जाना चाहता था, उनके मंदिर का दर्शन करने के लिए मेघालय जाना चाहता था शिवदेव सिंह, ठीक है। लेकिन वो कभी जा नहीं पाता था क्योंकि सोनाक्षी इसको जाने नहीं देती थी। एक दिन इनके घर में सलमान खान आया, शिवदेव सिंह का दोस्त था सलमान खान, वो आया, बोला यार हमारा काम दाम चल नहीं रहा ढंग से, चलो कहीं मंदिर वगैरह सब दर्शन करके आते हैं, कुछ पुण्य कमा लेंगे तो क्या पता अच्छे काम मिलेंगे। तो इसकी वजह से मतलब इसने सारी कहानी सुनाई, ये रोने लगा, सन ऑफ सरदार जो है वो रोने लगा। वो बोला कि देखो ना यार, मैं मेघालय कब से जाना चाहता हूँ लेकिन कभी भी सोनाक्षी मेरे को जाने नहीं देती है, मन करता है स्टील के रड से उसका सर फोड़ दे। तो मेघालय स्टील्स लिमिटेड, ठीक है, और इसमें जो है सलमान खान ने इनको क्या बोला, शिवदेव सिंह को बोला कि कोई तू सलमान खान थोड़ी है कि जो एक बार तूने कमिटेड
कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की नहीं सुनता, यानी कि तुम्हारे पास इनहेरेंट पावर है, खुद के ऑर्डर को रिव्यू करने का तुम्हारे पास इनहेरेंट पावर है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि क्या बोलते हैं, ये लोग डिसाइड किए, सलमान खान और अजय देवगन ने डिसाइड किया कि चलो अब मेघालय दर्शन करने के लिए चलते हैं। तभी बीच में सोनाक्षी को गुस्सा आ जाता है और सोनाक्षी अपने भाई को फोन लगा देती है। मध्य प्रदेश में उसका भाई रहता है, यानी कि एमपी हाईकोर्ट का मामला, मध्य प्रदेश में इसका भाई रहता है दीपक कुमार गर्ग, ठीक है, दीपक कुमार गर्ग। अब दीपक कुमार गर्ग का जो मध्य प्रदेश का मामला था वो ओवररूल कर दिया गया, दीपक कुमार गर्ग को फोन लगाती है। जब दीपक कुमार गर्ग इनको रोकने की कोशिश करता है तो सलमान खान एक बॉक्सिंग मारता है दीपक कुमार गर्ग को, और जिससे दीपक कुमार गर्ग बेहोश हो जाता है, मतलब दीपक कुमार गर्ग का मामला ओवररूल हो गया, एमपी हाईकोर्ट का जजमेंट। मतलब हाईकोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है अपने जजमेंट को ऑन मेरिट रिव्यू करने का। अब यहां पर सवाल क्या उठा, डज द हाईकोर्ट हैव इनहेरेंट पावर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू रिव्यू एंड अर्लियर ऑर्डर पास्ड बाय ऑन मेरिट? तो यस, हाईकोर्ट के पास पावर होता है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन सीपीसी 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में एक रूल आता है, ठीक है, रूल नंबर 21 है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, यानी कि थोड़ी सी सिविल लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। ये आरटीपी में 17 का अमेंडमेंट पढ़ते वक्त में मैं आपको इसका रेफरेंस देने वाला हूं, मेघालय स्टील्स लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट का मामला। डज हाईकोर्ट हैव इनहेरेंट पावर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू रिव्यू एन अर्लियर ऑर्डर, मतलब खुद का अर्लियर ऑर्डर को रिव्यू करने का इसके पास पावर है? तो यहां पर आया था मामला यस जवाब आया था, लेकिन इसमें कहानी में अभी ट्विस्ट आने वाला है सुब्रतो रॉय का केस में, इसलिए जो ट्विस्ट आएगा उस पर आपको विशेष फोकस करना है। अब देखो, ये जो मेघालय स्टील्स लिमिटेड का मामला है, आप जब सेलेक्टेड केस की किताब पढ़ते रहोगे उसमें भी एक दो केसेस को आपको ओवररूल कर देता है, ठीक है, एक दो केसेस को ओवररूल कर देता है। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, थीम बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है। आपको पता होगा कि ये 80IA 80IB जो डिडक्शन होता है वो केवल एलिजिबल लोगों को मिलता है। तो ये केस है 80IB के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये सेम टू सेम थीम जो है वो 80IA पर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है, या फिर अन्य इस प्रकार के जो डिडक्शन होते हैं उस पर भी एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग जहाँ तक 80IB की बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि 80IB जो होता है इसमें प्रॉफिट का डिडक्शन मिलता है, इन लोगों को प्रॉफिट का डिडक्शन मिलता है एलिजिबल एक्टिविटी करने पर, एलिजिबल एसएससी को, और स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। अब जहां तक बात करते हैं, यहाँ जो प्रॉफिट पर जो इनको 100% माफी मिलेगी, ठीक है, या फिर स्पेसिफाइड परसेंटेज, वो प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम बिजनेस, यानी कि एलिजिबल बिजनेस से अगर प्रॉफिट डिराइव किया गया तो उस पर माफी मिलेगी, एलिजिबल बिजनेस से डिराइव किया गया तो ही उस पर माफी मिलेगी। मतलब पहले पायदान तक ही देखा जाएगा कि इसने एलिजिबल बिजनेस से, मतलब अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी से, जो इनका एलिजिबल एक्टिविटी है उससे जो प्रॉफिट मिलता है उस पर ही इनको केवल 80IB का फायदा मिलता है। अब जहां तक बात करते हैं कि जो प्रॉफिट होता है, जैसा कि आपको पता है प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, जो भी इनकी आमदनी होती है, जो भी इनका इनकम होता है, उसमें से जो भी कॉस्ट इसने लगाया है, जो भी खर्चे किए हैं कॉस्ट, अब ये कॉस्ट का डिडक्शन जो मिलता है इनको, ठीक है, तो माइनस, तो प्रॉफिट इस तरह से कैलकुलेट होता है। अगर मान लो कि किसी ने इस कॉस्ट के रिस्पेक्ट में सब्सिडी दे दी, सब्सिडी जो इनका इनकम होता है वो 80IB का प्रॉफिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम नहीं माना जाता है, प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस नहीं माना जाता है। लेकिन अगर किसी ने कॉस्ट इनका रिम्बर्स कर दिया सब्सिडी के फॉर्म में, तो ये तो प्रॉफिट में इन्होंने कंसिडर किया था प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त में, यानी कि वो उसका डीम्ड इनकम माना जाएगा, और डीम्ड इनकम प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम बिजनेस की तरह 80IB के लिए एलिजिबल होगा। ये काफी लैंडमार्क डिसीजन है, क्योंकि आपके सिलेक्टेड केस की किताब के कई सारे केसेस को ये ओवररूल कर रहा है, 3-4 केसेस को लगभग ओवररूल कर रहा है, ध्यान रहे आपको। इसका मतलब इस कंसेप्ट को आप ध्यान से देखो, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार लिया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर इशू समझते हैं, इशू के बारे में यहां पर आप देखो, इशू यहां पर क्या था, 80IB के रिस्पेक्ट में इशू था। किस चीज के रिस्पेक्ट में? तो 80IB के रिस्पेक्ट में इशू था। 80IB में जो क्वालिफाई करने के लिए, मतलब जो सब्सिडी मिलती है, 3 प्रकार की सब्सिडी यहां पर बोली गई है, सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी और पावर सब्सिडी, ठीक है, इसको गवर्नमेंट ने दिया, तो क्या उसको प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस मानकर 80IB का डिडक्शन इस सब्सिडी पर मिलेगा? ये जो सब्सिडी वाला प्रॉफिट है जो इन्होंने कमाया, आपने सेक्शन 2 के 24 में देखा है कि जितने भी जो अमेंडमेंट आया था फाइनेंस एक्ट 2015 में, क्लॉज नंबर शायद ये 18 था, ठीक है, तो क्लॉज नंबर 18 था, आप कंफर्म कर लेना।
ना, तो क्लॉज नंबर 18 में क्या बताया गया है कि जो भी सब्सिडी मिलेगी सरकार से, ठीक है, वो आपका इनकम मानी जाएगी। फाइनेंस एक्ट 2015 में ये बात अमेंडमेंट करके डाली गई कि जो भी सब्सिडी वगैरह सब मिलती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, उसको इनकम माना जाएगा। अब जहां तक बात करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट टू कंडीशन एक्सप्लेनेशन 10 टू सेक्शन 43(1), ठीक है, तो ये सब अगर आपको याद होगा तो अदरवाइज मेरी बात को अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, कंफ्यूज मत हो जाना। तो हम लोग जहां तक बात करते हैं कि भाई सब्सिडी तो इनकम माना जाता है, तो क्या ये इनकम, ये सब्सिडी अगर ट्रांसपोर्ट, इंटरेस्ट सब्सिडी और पावर सब्सिडी के रिस्पेक्ट में है, तो क्या उसको प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम बिजनेस माना जाएगा? बिजनेस माना जाएगा। अगर माना जाएगा तो 80IB का डिडक्शन जो है उसके रिस्पेक्ट में इस प्रॉफिट के संदर्भ में भी मिलेगा पूरा का पूरा। अब यहीं पर क्वेश्चन उठा मेघालय स्टील्स लिमिटेड का। अभी मैंने डज हाईकोर्ट हैव इनहेरेंट पावर टू रिव्यू हिज ओन जजमेंट ऑन मेरिट, ठीक है, ये वाला जो आपको बता दिया था केस, वो भी मेघालय स्टील्स लिमिटेड का था और ये भी मेघालय स्टील्स लिमिटेड का है। अंतर इतना कि वो 2015 का सुप्रीम कोर्ट का मामला था और ये वाला 2016 का सुप्रीम कोर्ट का मामला है और इशू जो है दोनों में अलग अलग है। अब गौर से देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को, आपको बड़ा मजा आएगा कि कई सारे जजमेंट को यहां पर ओवररूल कर दिया जा रहा है। पहली बात जहां तक हम लोग यहां पर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, 80IB का जो एलिजिबल अंडरटेकिंग का जो प्रॉफिट होता है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो एलिजिबल बिजनेस से डिराइव होता है तभी उसका डिडक्शन मिलता है। तो ठीक है भैया, आपने कोई नई बात नहीं बताई, डिराइव होता है तभी भी डिडक्शन मिलता है, हमें पता है। सेकेंड बात, जो डायरेक्ट नेक्सस होना चाहिए, जो प्रॉफिट है और उस एलिजिबल बिजनेस का, जो प्रॉफिट डिराइव्ड है, जो प्रॉफिट और जो एलिजिबल बिजनेस है बिजनेस का, ठीक है, डायरेक्ट नेक्सस होना चाहिए। जो प्रॉफिट होता है और जो बिजनेस होता है उसका डायरेक्ट नेक्सस होना चाहिए, ठीक है, ये बात भी हमने आपकी मानी। तीसरी बात जहां तक करते हैं कि इंसिडेंटल प्रॉफिट को डिराइव फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस नहीं माना जा सकता, इंसिडेंटल प्रॉफिट को डिराइव फ्रॉम बिजनेस नहीं माना जाता है। चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ऑब्जर्व की, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि क्या बोलते हैं, जो भी आपका सेक्शन 28 होता है, सेक्शन 28 क्या बोलता है, लिस्ट बताता है कि किसको किसको बिजनेस प्रॉफिट में टैक्सेबल किया जाएगा, कौन कौन से इनकम को। तो सेक्शन 28 चार्जेबिलिटी सेक्शन होता है PGBP के लिए, ठीक है, सबसे पहला सेक्शन आपने पढ़ा होगा। तो सेक्शन 28 स्पेशली बोलता है कि जो भी कैश असिस्टेंस मिलता है स्कीम के तहत उसको बिजनेस इनकम माना जाएगा। अब यहां पर मेन आता है, मेन पॉइंट, ठीक है। अब तक तो हम लोग जो भी बात कर रहे थे वो ऐवी ही बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इन सब चीज़ों को दोबारा से पढ़ा। मेन पॉइंट, प्रॉफिट डिराइव करने के लिए सेलिंग प्राइस में से जो आपका इनकम होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड को रिड्यूस किया जाता है प्रॉफिट डिराइव को डिटरमाइन करने के लिए। अब जहां तक बात करते हैं, चूंकि कॉस्ट जो होता है उसका डायरेक्ट नेक्सस होता है प्रॉफिट डिराइव से, कॉस्ट का डायरेक्ट नेक्सस होता है प्रॉफिट डिराइव से, इसीलिए इस कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, यानी कि देखो ट्रांसपोर्ट का खर्चा ये कॉस्ट हो गया, इंटरेस्ट चुकाया ये कॉस्ट हो गया, पावर का बिजली बिल दिया वो भी कॉस्ट हो गया। तो इस कॉस्ट के रिस्पेक्ट में जो कैश असिस्टेंस या सब्सिडी मिलती है उसको किसी भी नाम से पुकारो, उसको प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम बिजनेस ही माना जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट नेक्सस है प्रॉफिट डिटरमाइन करने में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट लिया कि ट्रांसपोर्ट, इंटरेस्ट या फिर पावर सब्सिडी जो होती है, तीनों जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, कॉस्ट माना जाता है, इसीलिए उसका डायरेक्ट नेक्सस होता है प्रॉफिट के साथ कैलकुलेट करने में, यानी कि सेलिंग प्राइस से घटाया गया था, इसकी वजह से इसको प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम माना जाएगा। और ये तीनों सब्सिडी जो मिलेगी, तीनों सब्सिडी जो मिलती है वो 80IB के डिडक्शन के लिए एलिजिबल मानी जाएगी, 80IB के डिडक्शन के लिए एलिजिबल मानी जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं अगले केस के रिस्पेक्ट में, ट्रांस एशियन शिपिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांस एशियन शिपिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। देखो इस मामले पर भी अगर आपका ये जो आपका टनेज टैक्सेशन जिसको आप इग्नोर करके जाते हो, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 12G, ठीक है, चैप्टर नंबर 12G मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कि भाई जब भी आपके सामने में टनेज टैक्सेशन की बात आती है तो आपको ये चैप्टर जो होता है वो याद आना चाहिए, और 115 VG, ठीक है, ये सेक्शन याद आना चाहिए। और VG सबसे डायरेक्ट टैक्स पढ़ते के साथ आप लोग सब अच्छी तरीके से वाकिफ हो, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स के महागुरु जो है 115 VG, ठीक है, तो VG सर। तो अब जहां तक बात करते हैं कि यहां पर देखो चैप्टर 12G सेक्शन 115G, समझे जी, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना पड़ता है। कब? जब टनेज टैक्सेशन को आप पढ़ते हो। टनेज टैक्सेशन को बताते वक्त मैंने आपको ये बात बताई थी। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं
इस मामले की ट्रांस एशियन शिपिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांस एशियन शिपिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अब यहाँ पर मामला है कि जो आपको पता है कि टैक्स टैक्सेशन स्कीम में जो चैप्टर 12G होता है उसके तहत वो आएगा जिसके पास क्वालिफाइंग शिप है, ठीक है। क्वालिफाइंग शिप था प्रीवियस ईयर में कम से कम एक, और वो क्वालिफाइंग एक्टिविटी करता था, मतलब और टनेज टैक्स स्कीम में ऑप्ट करता है, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि इनका मेन बिजनेस जो होगा एसएससी का, वो क्वालिफाइंग शिप को ऑपरेट करने का बिजनेस होगा। साथ में ये क्या करता था, कुछ स्लॉट चार्टर भी करता था। कुछ स्लॉट जो होता है वो दूसरों को किराए पर भी देता था, भाड़े पर भी देता था, स्लॉट चार्टर एग्रीमेंट करता था। भैया स्लॉट जो है कुछ आपको देते थे वो अपने शिप में। अब यहाँ पर सवाल यही उठा कि भाई हम तो मानते हैं कि भाई आपका क्वालिफाइंग शिप के रिस्पेक्ट में जो भी इनकम होता है वो इनकम आपका टनेज टैक्सेशन स्कीम में जाएगा, लेकिन स्लॉट चार्टर से जो आपका इनकम हुआ है उस इनकम को किसने बोल दिया, असेसिंग ऑफिसर ने ऐसा बोला कि उस इनकम को असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि जो स्लॉट चार्टर की वजह से जो आपका इनकम होता है उसको हम लोग नहीं मान सकते हैं, उसको हम नहीं मान सकते हैं कि वो आपका शिपिंग का बिजनेस है, क्वालिफाइंग शिप को ऑपरेट करने का जो इनकम होता है वो आपका बिजनेस है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्वेश्चन यही उठा कि क्या स्लॉट चार्टर से जो इनकम होता है, ठीक है। और अब एक क्राइटेरिया होता है जो कि आपने टनेज टैक्सेशन स्कीम में पढ़ते वक्त मैंने बताया था कि जो वैलिड सर्टिफिकेट होता है, जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत जो सर्टिफिकेट होता है उससे पता चलता है, जो 115 वीजी में आप जो टनेज कैलकुलेट करते हो, ठीक है, 115 वीजी सेक्शन में, ठीक है, तो वो वैलिड सर्टिफिकेट से पता चलता है। अब यहाँ पर जो स्लॉट चार्टर किया है उसके रिस्पेक्ट में दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि भाई कोई वैलिड सर्टिफिकेट भी नहीं है। असेसिंग ऑफिसर ने दूसरा लॉजिक दिया कि आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट का होता है, कितना टनेज आप ले जा रहे हो, कितना नहीं ले जा रहे हो, उन सब के बारे में। तो यहां पर क्वेश्चन क्या उठा, कैन इनकम डिराइव फ्रॉम इंडियन शिपिंग कंपनी फ्रॉम स्लॉट चार्टर अरेंजमेंट in other ship be computed applying the special provision under chapter 12G of income tax act relating to tonnage tax scheme in spite of non-fulfillment of condition of holding a valid certificate in respect of such ship indicating its net tonnage in force। अब जहां तक बात करते हैं कि भाई स्लॉट चार्टर एग्रीमेंट के तहत जो आपने दूसरे को दिया है या फिर दूसरे से लिया है उसमें आप जो है माल सप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो उससे जो इनकम होता है स्लॉट चार्टर अरेंजमेंट के तहत, जो कि शिपिंग कंपनी वगैरह सब करते रहती है बराबर, तो उसके इनकम के रिस्पेक्ट में बोला गया है कि टनेज टैक्सेशन स्कीम जो होता है वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें ऑब्जर्व की, सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें ऑब्जर्व की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्व किया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात क्या ऑब्जर्व की कि क्वालिफाइंग शिप के रिस्पेक्ट में चैप्टर नंबर 12G का ऑप्शन होता है कि टनेज टैक्स स्कीम के तहत आप अपना इनकम का असेसमेंट करवा सकते हो। एसएससी ने क्वालिफाइंग शिप के रिस्पेक्ट में टनेज टैक्स स्कीम में ऑप्शन सेलेक्ट किया था। उनका मेन बिजनेस था क्वालिफाइंग शिप को ऑपरेट करना, साथ में वो कुछ स्लॉट चार्टर अरेंजमेंट भी करते थे, उससे भी कुछ इनको इनकम आ जाता था। ये बात जो है सारी कहानी जो है सुप्रीम कोर्ट ने देखी और ऑब्जर्व की। सेकेंड बात, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एसएससी जो होगा वो सारे कंडीशन को पूरा करता है नेट टनेज का, ठीक है, लेकिन जो स्लॉट चार्टर के रिस्पेक्ट में जो वैलिड सर्टिफिकेशन का जो आपका क्राइटेरिया है केवल उसको पूरा नहीं करता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो इनकम डिराइव होता है शिपिंग कंपनी को उस स्लॉट चार्टर से, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में भी क्या ये स्कीम अप्लाई होगा या नहीं होगा। भले ही वैलिड सर्टिफिकेट जो है अवेलेबल नहीं है, ये तो क्लियर सी बात है, ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातों को पढ़ा जाना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देखा एक एक्सप्लानेशन देखा, एक्सप्लानेशन टू सेक्शन 115 VG एक्सप्लानेशन देखा। उसमें देखा कि यहाँ पर लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया है डीम्ड टनेज के रिस्पेक्ट में, डीम्ड टनेज को बताने के लिए। मतलब आपका जो जहाँ पर टनेज एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है वहाँ पर डीम्ड टनेज का कंसेप्ट है, डीम्ड टनेज का कंसेप्ट है। अब जहां तक बात करते हैं कि ये डीम टनेज जो होता है वो लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया है, जिसमें लिखा है कि स्लॉट परचेज करने का अगर अरेंजमेंट या फिर स्लॉट चार्टर का अरेंजमेंट या फिर बल्क वेसल को शेयरिंग करने का, जो आपस में शेयरिंग करते हैं वो लोग, उसका अरेंजमेंट होता है तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में टनेज डिटरमाइन किया जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। अब ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर जहां पर आता है वहां पर रूल आ जाता है आपको पता है, तो रूल नंबर 11TQ। तो इस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में रूल नंबर 11TQ, रूल 11TQ का रेफरेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, 11TQ का रेफरेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें देखा गया कि यहाँ पर जो कलेक्शन होता है उसका तरीका बताया गया है कि 2.5 TEU यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, 2.5 इंटू 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। मतलब क्या हुआ
कि जो आपका 20 फुट का इक्विवेलेंट यूनिट जितना 20 फुट की जगह में सामान आ सकता है उसका 2.5 गुना, ठीक है, यानी कि इसका 2.5 गुना। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 फुट में जितना आपका कंटेनर्स वगैरह सब रखा जाता है इंटू मल्टीप्लाई बाई 2.5 इसकल टू माना जाएगा कि एक नेट टन माना जाएगा, एक नेट टन, 1 नेट टन टनेज माना जाएगा, 1 नेट टनेज। तो ये फॉर्मूला दिया गया है डीम टनेज डिटरमाइन करने का। ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ध्यान देने की जरूरत है कि जो प्रिस्क्राइब मैनर में जो होगा वो डिटरमाइन किया जाएगा। ये बताया गया है, साफ साफ लॉ ने, एक्सप्लेनेशन ने साफ साफ बताया है। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जहां तक टनेज की बात होती है उसके लिए वैलिड सर्टिफिकेट जो प्रोसीजर जो होता है वो डीम टनेज में आपको नहीं, मतलब जब आप डीम टनेज के थ्रू जा रहे हो यानी कि आप प्रिस्क्राइब मैनर में डिटरमाइन कर रहे हो तो वैलिड सर्टिफिकेट होना कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्लॉट चार्टर के रिस्पेक्ट में जो इनकम होता है उसके लिए भी आपका 115 वीजी के हिसाब से, चैप्टर 12 जी के हिसाब से और 115 वीजी सेक्शन के हिसाब से जो नेट टनेज डिटरमाइन करो और आप टनेज स्कीम का बेनिफिट जो है ट्रांस एशियन शिपिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को दोगे, ट्रांस एशियन शिपिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को दोगे। अब हम लोग बात करते हैं सुब्रता राय का केस। सुब्रता राय के केस के पहले मैंने आपको मेघालय स्टील्स में सन ऑफ सरदार का, मतलब शिवदेव सिंह वर्सेस सन ऑफ सरदार की पूरी कहानी जो है वापस से याद दिलाई थी। अब ये जो केस है इसको पढ़ के ऐसा आपको लगेगा जैसे कि मामला आपका क्या बोलते हैं इनकम टैक्स का नहीं है, ये सिविल लॉ आप पढ़ रहे हो, जैसे लगेगा कि आप कानून की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगेगा, और जिसका जो आंसर भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा जो जैसे मानो थोड़ा आधा अधूरा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, हमने देखा था कि हाईकोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है अपने जजमेंट को रिव्यू करने का, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि हाईकोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, सुब्रता राय का केस और अगला केस अमिताभ बच्चन का जो केस आने वाला है, ये दोनों जो है सेलिब्रिटी है, दोनों फेमस पीपल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बोलते हैं कि इसको हम लोग पढ़ेंगे सुब्रता, मतलब सुब्रता यानी कि शुभरात्रि, शुभरात्रा, ठीक है, शुभरात्रा रॉय। अब ये सेलिब्रिटी हैं दोनों, लेकिन इसका केस नाम आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, अमिताभ बच्चन का केस भी। और आईटीसी होटल लिमिटेड जो होता है वो इसका केस जो है आपका सेलेक्टेड केस की बुक में दिया गया है, उसको भी ओवररूल किया गया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बस 3 केस आपके अब बस बचे रह गए। तो सुब्रता राय का केस, रॉय का केस का मामला हम लोग देखते हैं। अब सुब्रता रॉय के केस में आपको यहाँ पर क्या मामला आया, क्या सुनवाई हुई, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब जहाँ तक बात करते हैं, एक ऑर्डर होता है एक्स पार्ट ऑर्डर, इसको एक्स पार्टे ऑर्डर भी पढ़ सकते हो। एक्स पार्ट ऑर्डर मतलब केवल एक ही पार्टी का हियरिंग करके तत्काल जजमेंट सुना दिया जाता है, ठीक है। तत्काल जजमेंट जो है हाईकोर्ट के पास अधिकार होता है कि भाई एक ही पार्टी को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट के तहत, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत हाईकोर्ट एक ही पार्टी को सुनवाई करेगा और तत्काल जो है जजमेंट सुना देगा या रिलीफ दे देगा। लेकिन अगर ये जो जजमेंट होता है वो सामने वाली पार्टी के लिए यानी कि रिस्पोंडेंट के लिए, ठीक है, रिस्पोंडेंट के लिए अगर मान लो कि प्रिजुडिशियल होता है तो रिस्पोंडेंट का अधिकार होता है कि कोर्ट को रीहियरिंग के लिए क्लेम कर सके, दोबारा से आप हियरिंग करो उसके लिए क्लेम कर सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्स पार्टे ऑर्डर, मतलब एक पार्टी का जजमेंट, एक पार्टी की तरफ से ही एक पक्षीय जो होता है वो यहाँ पर जजमेंट ले लिया जाता है। लेकिन अगर वो पक्ष, एक पक्षीय ऑर्डर जो होगा वो रिस्पोंडेंट का यानी कि दूसरे पार्टी के अगेंस्ट में होगा तो दूसरे पार्टी को हियरिंग का मौका दिया जाता है, ऐसा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बोलता है। अब जहां तक बात करते हैं, तो अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पर क्वेश्चन क्या उठा, इशू क्या उठा कि क्या हाईकोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है अपने ऑर्डर को रिकॉल करने का, ठीक है, अपने ऑर्डर को रिकॉल करने का। अगर ऑर्डर नॉट एक्स पार्टे ऑर्डर है फिर भी क्या ऑर्डर, अगर एक्सपार्ट ऑर्डर नहीं है उसके बावजूद भी क्या रिकॉल कर सकता है, इशू ये उठा। अभी मैं आपको सिविल लॉ बताने के लिए जा रहा हूँ, यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, इन सब टर्म को केवल आपको ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको लिखना है, ठीक है। तो अब जहाँ तक बात करते हैं कि एक आता है आपका रूल नंबर 21, रूल नंबर 21 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अगर याद रहे तो रूल नंबर तो ठीक है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का रूल है, इतना आपको याद रखना है। उसमें बोला गया है कि अगर कुछ कंडीशन को पूरा करेगा हाई कोर्ट, कुछ कंडीशन को पूरा अगर हो रहा है तो उसी सिचुएशन में यहाँ पर रिकॉल कर सकता है हाईकोर्ट खुद के जजमेंट को, रिकॉल कर सकता है हाईकोर्ट खुद के जजमेंट को। ऐसा हाईकोर्ट का इनहेरेंट पावर है, ठीक है। प्री कंडीशन को पूरा करेगा तब, प्री कंडीशन
अब यहाँ पर जो होता है, हमने मेघालय स्टील्स लिमिटेड, मेघालय स्टील्स का केस देखा था, शिवदेव सिंह वर्सेस सन ऑफ सर, जो आपका स्टेट ऑफ पंजाब, शिवदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यानी कि इनहेरेंट पावर होता है हाईकोर्ट के पास, ये तो आपको पता चल गया था। लेकिन रूल 21 का कंडीशन होता है वहाँ पर लगा हुआ। अब रूल 21 का कंडीशन में एक कंडीशन ये भी है कि जो ऑर्डर एक्स पार्टी होता है उसी को रिकॉल कर सकता है, एक्स पार्ट होता है उसी को रिकॉल कर सकता है। ये कंडीशन में ही लिखा हुआ है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। पहली बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रता राय के केस में ये ऑब्जर्व की। दूसरी बात ऑब्जर्व की, जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 260A का सबसेक्शन 7 होता है, यानी कि कौन सा सेक्शन ये आपका हो गया, तो ये आपका हाईकोर्ट के ऑर्डर का सेक्शन हो गया। तो उसका सबसेक्शन 7 जो होता है वो बोलता है कि इनकम टैक्स एक्ट में जो मैटर जो होता है हाईकोर्ट के पास जाता है, इनकम टैक्स एक्ट का जो मैटर हाईकोर्ट के पास जाता है, उस पर हाईकोर्ट अपने सीपीसी 1908 के पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। मतलब उसी को करेगा, कर नहीं सकता, करेगा, मतलब उसको हाईकोर्ट अपने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के पावर को एक्सरसाइज करेगा, सेम टू सेम। अब जहां तक बात होती है इनकम टैक्स से मामला उठ गया, इनको पूरा पावर मिल गया सिविल कोड का पावर। अब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का रूल बोलता है कि जब हाईकोर्ट के सामने में एक्स पार्ट ऑर्डर जो होता है वो पेंडिंग होता है, तो उसी सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, वो आपका रीहियरिंग या रिकॉल कर सकता है। अब जहां तक बात करते हैं कि एक मामला यहां पर सुब्रता राय के केस में क्या हुआ था, 27 अगस्त 2013 को यहां पर अपना हियरिंग सुना चुका था हाईकोर्ट जो होता है, वो अपना हियरिंग जो है वो सुना चुका था। अब हाईकोर्ट ने जब हियरिंग सुनाया था तो उस सिचुएशन में जो आपका एसएससी था और रिस्पोंडेंट था, दोनों लोग वहां पर जो है प्रेजेंट था। रिस्पोंडेंट खुद प्रेजेंट नहीं था, रिस्पोंडेंट के जो छोटे वकील लोग थे वो लोग प्रेजेंट थे, छोटे वकील लोग रिस्पोंडेंट के थे, वो लोग प्रेजेंट थे वहां पर। केस को आप ध्यान से एक बार रीड कर लेना मेरे बताने के बाद। अब 27 अगस्त 2013 को कोर्ट का ऑर्डर पास हो चुका था। फिर आया 21 फरवरी 2014, हाईकोर्ट ने अपने पूरे के पूरे जो है जजमेंट को रिकॉल किया इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए कि अपने ऑर्डर को, हमारे पास अधिकार होता है अपने ऑर्डर को हम ऑन मेरिट जो होता है वो रिव्यू कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो बोला ठीक है भाई, हम अपने ऑर्डर को रिकॉल कर सकते हैं। अब ये रिकॉल क्यों किया, क्योंकि सुब्रता राय जो थे वो बोले कि भैया हमारा बड़ा वकील लोग जो था वो लोग आ नहीं पाया था, हमारे जो काबिल लोग थे, ठीक है, वो लोग आ नहीं पाए थे, हमारे जो काउंसिल के जो सीनियर मेंबर लोग थे, सीनियर काउंसिल जो थे वो आ नहीं पाए थे, इसकी वजह से प्लीज आप रिकॉल करो। हाईकोर्ट ने बोला हाँ मेरे पास इनहेरेंट पावर है, हम रिकॉल कर देते हैं। अब ये रिकॉल कर दिया हाईकोर्ट ने। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि अदर पार्टी को आ गया गुस्सा, वो बोला ऐसा कैसे रिकॉल कर दिया आपने, एक बार हमारे फेवर में जजमेंट ले लिया और बाद में बोलते हो कि नहीं रिकॉल करके हम फिर से जो है उस केस को रिव्यू करेंगे। तो ऐसा आपके पास पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें ऑब्जर्व की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, रूल नंबर 21 को ध्यान से पढ़ो। अगर आप सीपीसी अप्लाई करना चाहते हो, सेक्शन 270A का सब सेक्शन 7, अगर आप कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अप्लाई करने का अधिकार देते हो तो पूरा का पूरा अधिकार है अप्लाई करने का, पूरा का पूरा अधिकार करो तो पूरा करो, नहीं तो मत करो। यानी कि आपके इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि आप कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अप्लाई करोगे तो अकॉर्डिंगली उसका रूल भी अप्लाई करोगे। अब जब रूल अप्लाई करोगे तो उसको एक्स पार्ट ऑर्डर भी होना चाहिए, आपको रिकॉल करने के लिए एक्स पार्ट ऑर्डर भी होना चाहिए। अब एक्स पार्ट ऑर्डर तभी माना जाता है जब एक पार्टी रिस्पोंडेंट जो होता है, एक पार्टी जो होता है, जो कि सुब्रता राय का जो पार्टी है रिस्पोंडेंट, उसका कोई भी मेंबर नहीं आया हो। लेकिन यहाँ पर जो है भले आपका सीनियर मेंबर नहीं आया था काउंसिल का, लेकिन काउंसिल आपका प्रेजेंट था जब जजमेंट दिया गया था। तो आपके जो छोटे वकील लोग थे वो लोग आपके बिहाफ में प्रेजेंट थे। आप आए चाहे आपका सीनियर मेंबर आया नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, सीनियर काउंसिल का मेंबर आया नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, लोग तो वहां पर थे और जजमेंट को उन लोगों ने सुना, एक्सेप्ट किया, हियरिंग किया, सब कुछ मामला तय हो चुका है। मतलब केस अब बंद हो चुका है, दोनों पार्टी की हियरिंग हो चुकी है और दोनों पार्टी की हियरिंग होने के बाद तभी हाईकोर्ट ने फैसला लिया था 27 अगस्त 2013 को। ठीक है, यानी कि इस मामले को वापस से आप रिकॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे कंडीशन को कंप्लाई जो है एक्स पार्टी ऑर्डर वाला कंडीशन आप कंप्लाई नहीं करते हो। अब हम लोग बात करते हैं अमिताभ बच्चन के केस के बारे में। अमिताभ बच्चन के केस में क्या हुआ था, थोड़ी कहानी जो है लंबी है, लेकिन जो है घुमा के आपको मैं मतलब जो लिखा हुआ है जैसे कि मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन अल्टीमेटली जो होता है कंक्लूजन केवल एक ही लाइन का है। अब जहां तक बात करते हैं एसएससी अमिताभ बच्चन, ठीक है, उसने रिटर्न फाइल किया था।
रिटर्न फाइल करने के बाद फिर इन्होंने रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया, और रिवाइज रिटर्न फाइल करने के बाद इन्होंने बोला कि जो हमारे सिक्योरिटी पर जो खर्चा हुई थी, मतलब बहुत हेवी अमाउंट था, वो एक्चुअली बहुत हेवी अमाउंट था, मतलब करोड़ों में था, वो 3.17 करोड़ था, 3.17 करोड़ जो हमारी सिक्योरिटी पे जो खर्चा हुआ है उसको हमने क्लेम नहीं किया था। ये रिवाइज रिटर्न बोलकर क्लेम किया। अब रिवाइज रिटर्न बोलकर क्लेम किया तो उस सिचुएशन में जो पर्सनल सिक्योरिटी पर हमने खर्चा किया था उस पर जो है वो क्लेम किया। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका जो रिवाइज रिटर्न मारा उन्होंने, ठीक है, तो उसमें बोला, आपका असेसिंग ऑफिसर ने पूछा कि आप एक्सप्लेन करो कि भाई आपने कैसे खर्चा किया, आपके पास पैसे कहाँ से आए, तो उन्होंने बोला वो हमने कैश में खर्चा किया, और कैश का हम उतना हिसाब नहीं रखते हैं, बस हमने खर्चा किया 3.17 करोड़ की। असेसिंग ऑफिसर ने बोला अच्छा, तो मतलब आप इस कैश का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हो, यानी कि आपका ये कैश जो है अनएक्सप्लेन्ड कैश है, 69C के तहत आपका ये अनएक्सप्लेन्ड कैश का हम जो है वो आपको क्या बोलते हैं उसको, 69C के तहत हम जो है आपका इसको पर टैक्स चार्ज करेंगे, क्योंकि आपका कैश अनएक्सप्लेन्ड है, और अकॉर्डिंगली 30% का ग्रॉस बेसिस पर हम टैक्स चार्ज करेंगे। अब जहाँ तक बात होती है कि असेसिंग ऑफिस एसएससी ने क्या किया था, पहले ये मारा था, क्या बोलते हैं, रिटर्न दिया था, ROI फाइल किया था, उसके बाद रिवाइज रिटर्न फाइल किया था। इन्होंने बोला कि मेरा रिवाइज रिटर्न विड्रॉ कर दो, ठीक है, हमको क्लेम नहीं करना है, वो जो सिक्योरिटी गार्ड पे खर्चा किया उसका क्लेम नहीं करना है, हम टैक्स देने को रेडी हैं, जैसे अच्छा वैसे चलने दो। रिवाइज रिटर्न को विड्रॉ कर दिया, बोला कि विड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है, और ये विड्रॉ करने के बाद असेसिंग ऑफिसर शांत हो गया। असेसिंग ऑफिसर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, और असेसिंग ऑफिसर ने ज़्यादा छानबीन नहीं की, क्योंकि अमिताभ बच्चन का सवाल था, 69C में इनको जो है टैक्स वैक्स नहीं लगाया। मामला चला गया कमिश्नर के पास, और कमिश्नर के पास सेक्शन 263 में पावर होता है कि असेसिंग ऑफिसर का जो भी ऑर्डर होता है वो अगर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू हो तो उसको उठा सकता है, रिवीजन करने के लिए उठा सकता है। तो 263 का मामला कमिश्नर तक गया। कमिश्नर ने देखा कि भाई अमिताभ बच्चन का जो इनकम है, ठीक है, ये जो 69C इस पर तो सही असेसिंग ऑफिसर आप लगा रहे थे, तो ऐसा क्यों इसको मतलब विड्रॉ कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ गया आपका कमिश्नर जो है, बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। उसने बोला कि भाई रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन करने के बाद हम क्या करेंगे, आपने ठीक से इंक्वायरी या वेरिफिकेशन नहीं किया असेसिंग ऑफिसर, आपने उस कैश के बारे में पूरी की पूरी जानकारी नहीं ली, अकॉर्डिंगली जो होता है वो यहाँ पर हमें टैक्स लगाना पड़ेगा 69C के तहत। अब ये मामला जो होता है ट्राइब्यूनल के पास गया, हाई कोर्ट के पास गया, होते होते सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया। एसएससी का मानना ये था कि आपने हमें कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया, रिवीजन करने से पहले कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया, ठीक है, जो कि आपको देना चाहिए था। अब जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए हुए आपका क्या बोलते हैं, आप हमारा ऑर्डर को जो मतलब हमारा ये जो कैश था सिक्योरिटी गार्ड पे खर्चा किया था उसको 69C के तहत टैक्सेबल नहीं कर सकते हो। तो इशू एक बार हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, कैन रिवीजन अंडर 263 बी मेड ऑन ग्राउंड दैट द ऑर्डर इज पास्ड विदाउट मेकिंग इंक्वायरी और वेरिफिकेशन शुड हैव बीन मेड। जो करना चाहिए था इंक्वायरी असेसिंग ऑफिसर ने नहीं किया, क्या उसके आधार पर रिवीजन किया जा सकता है? तो ये तो नॉर्मल आंसर है कि हाँ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मामले की बात हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मामला क्या था, हाईकोर्ट ने यहाँ पर देखा कि जब भी इसको असेसिंग ऑफिसर के पास जो नोटिस इशू किया गया था उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं था कि 263 का रिवीजन करने का भी आपको के चक्कर में भी आप पढ़ सकते हो। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जो इंक्वायरी या वेरिफिकेशन ना करने का सवाल है, ठीक है, उसके बारे में जब मामला हाईकोर्ट तक गया था तो हाईकोर्ट ने बोला था इंक्वायरी वेरिफिकेशन किया या नहीं किया वो प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ को जो है फिलहाल हम लोग इंटरटेन नहीं कर सकते, ये बोल के हाईकोर्ट ने मामला उनका वापस कर दिया था। ट्राइब्यूनल इससे पहले, हाईकोर्ट के पहले ट्राइब्यूनल के पास जब मामला गया था, ट्राइब्यूनल ने क्या बोला था कि कभी भी किसी भी कीमत पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन होना नहीं चाहिए। अगर शोकॉज नोटिस में मेंशन नहीं था ये मैटर, ठीक है, तो उस सिचुएशन में माना जाएगा कि भाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन हो रहा है, कानून का वायोलेशन हो रहा है। कमिश्नर बोला कि नहीं हम तो सुप्रीम कोर्ट तक अब जाके रहेंगे, ना हाईकोर्ट सुन रहा है ना ट्राइब्यूनल सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें ऑब्जर्व की। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 263 का रिक्वायरमेंट जो होता है, जो आपका पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 263 का रिक्वायरमेंट होता है कि ऑर्डर जो होगा असेसिंग ऑफिसर का वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए, यानी कि इरोनस ऑर्डर होना चाहिए, रेवेन्यू के खिलाफ होना चाहिए, तब रिवीजन कर सकता है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व की कि 263 में ऐसा कहीं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि सो कॉज नोटिस एसएससी पर सर्व करना पड़ेगा, सो कॉज नोटिस सर्व करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जहां तक बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ट्राइब्यूनल को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि एसएससी के पास अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं था, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया जा रहा है, ऐसा कोई भी सबूत नहीं है मिला है ट्राइब्यूनल को। इसका मतलब
वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स वगैरह सब जो थे वो ओपन थे, और जो जो एसएससी था वो जा सकता था कमिश्नर के पास, वो जो है अपना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मांगने के लिए, भाई उससे जवाब मांगने के लिए जा सकता था। किसी भी रिक्वायरमेंट का यहाँ पर कमिश्नर ने ब्रेक नहीं किया है। 263 को पूरा का पूरा कमिश्नर ने कंप्लाई किया है। और जहाँ तक ये 69C में टैक्सेबल करने की बात है, तो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर जो होता है उसको 263 में रिवाइज करके टैक्सेबल करना कमिश्नर एकदम सही कर रहा है। ये बोलकर अमिताभ बच्चन सुप्रीम कोर्ट का मामला, ठीक है, अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट में आया और ये अनएक्सप्लेन्ड कैश पर इनको टैक्स देना पड़ गया। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं अगले केस के बारे में, आईटीसी लिमिटेड का केस। आईटीसी लिमिटेड का केस आपके सेलेक्टेड केस की किताब में भी दिया गया है, और यहाँ वहां पर सेलेक्टेड केस की किताब को आप वहां पर ध्यान दोगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास मामला चला गया। यहाँ पर बात क्या उठता है, जो भी आप होटल रेस्टोरेंट में खाना वाना खाते हो, आईटीसी लिमिटेड जो होता है बहुत हाई क्लास का होटल है, ठीक है। अब जहां तक बात करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला, इससे पहले आईटीसी लिमिटेड बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला था, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। वही केस आगे बढ़कर चला गया। जो आप टिप देते हो, ठीक है, ये आईटीसी लिमिटेड क्या करता था कि जो भी टिप दिए देते थे वेटर को आपको देना होता था, ये होटल कंपनी क्या करती थी अपने कस्टमर से, जब वो पैसे लेते रहती थी, ठीक है, तो अपने कस्टमर से ही पूछ लेती थी भाई आपको कितना टिप देना है, ठीक है, कैश में टिप ना दो, क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड से हम आपका पैसा काट लेंगे टिप का भी। और वो क्या करती थी कि महीने में हर एम्प्लॉई का, यानी कि हर वेटर का जो भी टिप बनता था महीने भर का, उसके सैलरी के साथ उसको दे देती थी, सैलरी के साथ उसको दे देती थी। मान लो कि उसका महीने का जो है सैलरी आया, मान लो कि उसका महीने का सैलरी मान लो 25,000 है, और 5,000 जो होता है महीने का भर का उसका टिप बना, तो 30,000 रुपीज पूरा का पूरा दे देती थी। अब ये 192 के तहत इस 25,000 रुपये टीडीएस काटती थी 192 के तहत सैलरी बोलकर, लेकिन इस पर नहीं काटती थी। ये टिप का जो अमाउंट था, टिप्स का अमाउंट था, उस पर जो है टीडीएस नहीं काटती थी। असेसिंग ऑफिसर ने बोला पूरा का पूरा 30,000 रुपये टीडीएस नहीं काटा है, इसकी वजह से हम आपका ये खर्चा जो है डिसअलाउ कर देते हैं, और उसके बाद जो है कि आपको टीडीएस यहाँ पर काटना था, इसकी वजह से आप एसएससी इन डिफॉल्ट माने जाओगे क्योंकि टीडीएस नहीं काटा। अब ये बात जो है बॉम्बे हाईकोर्ट तक होते हुए आईटीसी लिमिटेड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला था कि टिप नहीं, मतलब बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहाँ पर उसके जजमेंट को ओवररूल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट को ओवररूल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें ऑब्जर्व की। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात ऑब्जर्व की कि यहाँ पर जो टिप मिल रहा है कस्टमर से, वो कस्टमर से जो मिल रहा है टिप, वो उसके एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा है, मतलब एज ए एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से नहीं मिल रहा है, बल्कि कस्टमर जो होता है वो अपने हिसाब से उनको जो लगता है वो आपका टिप दे रहे हैं। दूसरी बात कि पेमेंट करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो देगा कि नहीं देगा टिप, मतलब एम्प्लॉय के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि टिप जो है इनको देगा ही। एम्प्लॉयर जो होता है, सॉरी, एम्प्लॉयर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। जैसे एम्प्लॉयर के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है बेसिक सैलरी वगैरह सब पेमेंट करने का, अलाउंस वगैरह सब पे करने का, वैसे टिप्स देने का जो है कोई मतलब ये नहीं है, एग्रीमेंट नहीं कि भाई टिप्स देंगे ही। भाई आपको अगर कस्टमर देता है तो हम आपका टिप जो है वो एज इट इज आप तक फॉरवर्ड कर देंगे, यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो एक एजेंट की तरह काम करता है, बस जो कलेक्ट किया हुआ जो टिप होता है वो डायरेक्टली एज इट इज जो है एम्प्लॉय को पहुंचा देता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टिप सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा और अकॉर्डिंगली टिप के पोर्शन पर टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला था टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस को एक बार आप रीड कर लो, आईटीसी लिमिटेड का केस आप रीड कर लो। इस तरह से आपका आरटीपी में 17 का केस कंप्लीट होता है। आरटीपी में 17 का केस कंप्लीट होता है। सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो CACS abhinavjha @gmail.com। धन्यवाद।